साहित्य अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी संबंधी सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर जो है हिंदी व्याकरण से संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारे साथ इस चैनल से जुड़ करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। तो देख लेते हैं, आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। हिंदी साहित्य से संबंधी 80 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो इंदुमती जो है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानी जाती है, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? आंचलिक रचनाएं जो है वहाँ के क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में देखें तो प्रथम जो उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा मैला आंचल। जो मैला आंचल है, इसमें किस गांव का वर्णन दिखाया गया है, किस गांव का वर्णन किया गया है? तो वो किया गया है मैरीगंज का। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में किसी भी तरह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैरीगंज जो है एक क्षेत्र विशेष है, तो इसका वर्णन जो है क्षेत्र विशेष का जब वर्णन किया गया है, तो इस उपन्यास को हम मैलांचल को जो है आंचलिक रचना मानते हैं। और हिंदी का प्रथम जो आंचलिक उपन्यास है वो मैलांचल ही है। और किसके द्वारा लिखा गया? फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा। और प्रकाशन वर्ष कब रहा? 1954। ये आपको सभी तथ्य ध्यान रखने हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो जो कि कवि रहे हैं चंद बरदाई जी, तो ये आदिकाल की रचनाएं है। रासो साहित्य के अंतर्गत लिखी गई पृथ्वीराज रासो। और आदिकाल के अंतर्गत अलग अलग साहित्य लिखे गए, जैसे कि रास साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, ये सभी साहित्य आदिकाल में लिखे गए। तो पृथ्वीराज रासो जो है रासो साहित्य के अंतर्गत एक प्रमुख महाकाव्य माना जाता है, चंद बरदाई जी द्वारा लिखित। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो कवि कालिदास द्वारा जो नाटक लिखा गया अभिज्ञान शकुंतलम, इसका हिंदी अनुवाद किया गया राजा लक्ष्मण सिंह ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6, कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? तो कवि नरेंद्र शर्मा जी हुए हैं एक, ये किस काल के कवि हुए हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो ये उत्तर छायावादी युग के छायावाद काल के या छायावाद युग के कवि हुए हैं नरेंद्र शर्मा जी। और इन्होंने जो एक रचना लिखी है जिसका नाम है रक्त चंदन की रचना, रक्त चंदन की जो रचना लिखी है इन्होंने, ये महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर इन्होंने ये रचना लिखी है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 47, प्रश्न संख्या 7 प्रश्न संख्या देख लेते हैं। तो नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? तो नाट्य शास्त्रों ने कौन सा रस नहीं माना है, मतलब अमान्य है? तो विभत्स रस जो है नाट्य शास्त्रकारों ने नहीं माना, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी हमारे 9 रस है, सभी के सभी 9 रसों का जो आपको स्थायी भाव याद लेना है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति, इस प्रकार से हर एक रसों का जो जितने हमारे 9 रस हैं उनका स्थायी भाव आपको याद कर लेना है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो एक प्रश्न और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, एक विद्वान हुए हैं काव्य शास्त्र के अंतर्गत भरत मुनि जी ने जो है रसों की संख्या कितनी बताई है? 8। ये आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर रसों की संख्या पूछ ली जाए तो रसों की संख्या कितनी होती है? 9। और लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या पूछ ली जाए तो 8 बतानी है, क्योंकि एक रस भरत मुनि ने नहीं माना, शांत रस भरत मुनि द्वारा नहीं माना गया। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, रीति संप्रदाय के संपादक कौन माने जाते हैं? रीति संप्रदाय है
ये भी काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो संस्कृत के आचार्य रहे हैं, इन्होंने अलग अलग संप्रदायों का संपादन किया था। तो रीति संप्रदाय के जो संपादक हैं वे आचार्य वामन जी माने जाते हैं। जैसे वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक माने जाते हैं, औचित्य के क्षेमेंद्र। इसी प्रकार जो है रस के संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि जी माने जाते हैं। और रस के 4 व्याख्याता अलग अलग हुए हैं, जो कि आगे चल के उन्होंने रस की व्याख्या की है अच्छे से। जैसे कि भट्ट लोलटीन में शामिल है अभिनव गुप्त और भट्टनायक और जो है शंकुक, ये 4 आचार्यों ने रसों की व्याख्या की। और हम बात कर रहे थे रीति संप्रदाय की, तो सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं प्रश्न उत्तरों के माध्यम से ही आपको करा दूंगी। बीच बीच में हम डिटेल से इसलिए हम बार बार रिवाइज करते हैं, ताकि आपकी तथ्यों की बार बार रिवीजन होती रहे और जो आपके प्रश्न जो है परीक्षा में किसी भी प्रकार से अगर घुमा फिरा कर भी पूछ लिया जाए तो आप उसका सही आंसर दे सको। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं? तो केशव दास को हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य माना गया है। और जो केशव दास जी हैं वे रीतिकाल के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। भाई अगर किसी विद्वान के अनुसार पूछ लिया जाए तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने और सर्वमान्य जो है डॉक्टर नगेंद्र, आई होप आप समझ रहे होंगे। और सर्वमान्य तौर पर भी जो रीतिकाल के प्रवर्तक केशव दास जी को कहा गया है। अगर ये पूछ लिया जाए चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है, एक सेकंड भाई, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो है रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना गया है? चिंतामणि को। इसी प्रकार से आपको सभी तथ्यों को बार बार रिवीजन करते हुए चलना है। हर एक प्रश्न जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है उनसे संबंधित जो मिलते जुलते उनके पॉइंट हैं उनको भी आपको रिवाइज करते हुए चलना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग से माना जाता है? तो जीवनी साहित्य का प्रारंभ पूछा जाता है तो हिंदी साहित्य के अधिकतर जो साहित्य है वे हमें भारतेंदु युग से ही प्रारंभ माने गए हैं। जैसे कि निबंध साहित्य का भी जो है भारतेंदु युग से ही माना गया। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक श्याम सुंदर दास जी है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसने कहा? तो यह कथन कहने वाले विद्वान हुए अरस्तु जी। भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपने मानसिक विचार की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से मानी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। भाषा को मोटे रूप से कितने भागों में बांटा जाता है? भाषा को मोटे रूप से जो है 2 भागों में बांटा गया, लिखित और मौखिक। उसके बाद आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17। स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? स्वरों की संख्या जो है 11 मानी जाती है। और 2 जो अयोग व जो हमारे वर्ण हैं इनको अगर मिलाकर पूछ लिया जाए अयोग व के जो अयोग व युक्त स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 13 मानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। जो 2 ये हमारे अयोग व वर्ण होते हैं ये हमारे व्यंजन में भी काउंट होते हैं और स्वरों में भी, इसलिए इनका नाम जो है अयोग व रखा गया है। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न हमारा, हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी मानक वर्णमाला में हमारे कुल 52 वर्ण है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? आप सभी को पता है 4 होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से? य, र और ल और व, ये 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक होता है हमारा स्वर और दूसरे होते हैं हमारे व्यंजन। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। और हमारी लिपि कौन सी है? वो हमारी लिपि है देवनागरी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो भी
सामान्य हिंदी संबंधी बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट देखने को मिलेंगे और बहुत सारे आपको नए तथ्य भी देखने को मिलेंगे, ताकि आपकी जो है समझ विकसित हो। और जो है हर एक प्रश्नों का जो आजकल परीक्षाओं में पूछा जाने का जो पैटर्न है वो थोड़ा बदल चुका है, इसलिए हर एक प्रश्न को बिल्कुल समझते हुए, ध्यान से पढ़ते हुए, उसको देखते हुए चलना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो वीडियो आपको पसंद आती है भाई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से ही नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। और साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन भी दे दिया करो कि मैम हमें इस टॉपिक पर क्लास चाहिए। मैं अवश्य ही आपके सामने आपके लिए वो क्लास लेकर के आऊँगी, तो ज़रूर कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स के अनुसार ही मैं आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कर सकूँ। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के दो भेद कौन से हैं? तो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, दो भेद होते हैं हमारे मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। एक होते हैं हर्ष स्वर और एक होते हैं दीर्घ स्वर। उसके बाद श वर्ण किसके योग से बना है? तो ये अक्षय जो वर्ण है वो कै प्लस श से बना है, कै प्लस श। अगर इस प्रकार से लिखा मिल जाए आपको तो ये भी ठीक है भाई, कै प्लस कै के नीचे हलंत है, इसलिए इसमें ए जो वर्ण है ये इंक्लूड नहीं है, ए शामिल नहीं है, केवल ये कै है, कै प्लस। और ये श जो ये है, अगर इसमें हलंत लगा दिया जाएगा तो हमें बाद में ये ए भी हमें जोड़ना होगा। अगर इसका हलंत हम हटा देते हैं तो ए हमारा श में ही शामिल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से हर एक जो ऑप्शन में आपको जो ऑप्शन के अनुसार आप जब शब्दों को देखोगे तो ही आपको अच्छे से देख करके उसको सही करना है कि अक्षय जो वर्ण है वो कै प्लस श से बना है। किन तीन वर्णों से मिलकर बना है अक्षय को देख लेते हैं। ये आपको दो वर्ण यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये दो नहीं 3 वर्ण हैं। कौन कौन से? एक कै है, कै आधा कै यानी कि हलंत लग गया तो हमारा इसमें ए इंक्लूड नहीं है, प्लस श। इसके बाद भी हम हलंत लगा देते हैं तो प्लस ए को भी और जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा अक्षय। इस प्रकार से इन 3 वर्णों से मिलकर अक्षय बना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगर इस तरह 2 वर्ण लिखेंगे तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अक्षय को जो मिलकर बना है वो कै, और कै में अक्षय श में ही जो है ए जुड़ा हुआ होता है, तो हलंत नहीं है, तो इसलिए इसी में ये ए जुड़ा हुआ होता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या 33 है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। साहित्य का प्रश्न है। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? तो सूरदास का काव्य हमें ब्रज भाषा में देखने को मिलता है। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली जो ये रचनाएं हैं सूरदास जी संबंधी, ये सभी ब्रज भाषा में रचित है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? तो हिंदी साहित्य प्रयाग सम्मेलन की स्थापना 1910 में की गई। हिंदी संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो हिंदी जो 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी मानी जाती है? 22। और जब वर्तमान में जो 22 है इसकी संख्या भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं की। लेकिन अगर शुरुआत में पूछ लिया जाए पहले कितनी थी शुरुआत में, तो इनकी संख्या 14 थी। फिर एक संशोधन हुआ था 1967 में, तो इस संशोधन के अंतर्गत जो है, जो कि 21वां संशोधन हुआ था, उसमें एक भाषा और जोड़ दी गई थी जिसका नाम था सिंधी। सिंधी भाषा को और जोड़ दिया गया तो भाषाओं की संख्या हो गई 15। उसके बाद जो है उसके बाद एक संशोधन और हुआ था 1992 में भाई 1992 में के संशोधन में फिर 3 भाषाओं को और जोड़ दिया गया, जो कि हम नमक से याद रख सकते हैं। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, जो कि हमारा 71 ये
हमारा 71वां संशोधन था। उसके बाद जो है एक संशोधन और हुआ था 2003 में। भाई 2003 में जो है 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया था, जिसका नाम है मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी। इस प्रकार से कुल मिलाकर वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई थी। भाई 92वां संशोधन हुआ था 2003 में, उसमें 4 भाषाओं को और जोड़ करके जो संविधान में वर्णित 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 हो गई। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 28। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रचलित है? तो आप सभी को पता है ब्रज भाषा जो है काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक रही, क्योंकि जब हम देखते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत तो सूरदास जैसे प्रमुख कवि भक्ति काल के अंतर्गत ब्रज भाषा में रचना लिखते थे। उसके बाद जो है अष्टछाप के कवियों में जैसे नंददास जी भी प्रमुख कवि रहे ब्रज भाषा के। उसके बाद रीतिकाल की जब हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत बात करें तो पूरा का पूरा काव्य हमारा ब्रज भाषा में ही देखने को मिलता है। और इसी तरह आगे चल के जो आधुनिक युग में भारतेंदु युग तक आते आते ब्रज भाषा का जो है ब्रज भाषा में काफ़ी अच्छी रचनाएं लिखी जाने लगी और काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा जा रहा था। लेकिन जो है खड़ी बोली का प्रयोग द्विवेदी युग में आने से जो है ब्रज भाषा का विकास थोड़ा सा रुक गया था। तो इस प्रकार से ब्रज भाषा का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया था। तो यानी कि कह सकते हैं कि काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का हिंदी साहित्य में काफ़ी जो है अधिक विकास हुआ, अधिक प्रसिद्ध रहा। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता सिंह द्वार कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को। उसके बाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है और इन्हीं के नाम पर जो ये द्विवेदी युग पड़ा है। और इसके बाद देख लेते हैं हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो भाग्यवती माना जाता है, जो कि सरदाराम फुलेरी जी द्वारा रचित है। 1877 है शायद, आई थिंक। आप देख सकते हो और कमेंट बॉक्स में भाग्यवती का ऑप्शन बता सकते हो। परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो जो सरदाराम फुलेरी जी द्वारा रचित भाग्यवती का प्रकाशन वर्ष आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। वैसे तो पढ़ते हैं आगे। आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते नहीं हो, बताते नहीं हो किस प्रकार आपको क्लास चाहिए, कैसी आपको क्लास लग रही है। तो कोई क्वेश्चन पूछते हो तो उसका तो आंसर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दिया करो, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जब आप परीक्षा में वही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं प्रश्न संख्या 32। 1950 ईस्वी में पहले हिंदी कविता किस रूप में मानी जाती थी? तो प्रयोगवादी रूप में आती रही है 1950 से पहले की कविताएं। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन माना जाता है? ब्रज भाषा के सर्वोत्तम कवि पूछ लिए जाए तो सूरदास जी माने जाते हैं। और ब्रज भाषा और अष्टछाप के प्रमुख कवियों में शामिल है भाई सूरदास जी। और जो है उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। निर्गुण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो निर्गुण काव्य का प्रतिनिधि कवि अर्थात प्रमुख कवि माना जाता है कबीरदास जी को। और जो है कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि रहे हैं सूरदास जी। उसके बाद देख लेते हैं आगे। किस काल को स्वर्ण काल कहा गया है? तो भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन और श्याम सुंदर दास जी ने भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू जी को, जो कि अपभ्रंश भाषा के पहले कवि माने जाते हैं, प्रमुख कवि रहे हैं। 8वीं शताब्दी के ये विद्वान हुए हैं। तो ये हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। और राम कुमार वर्मा ने भी इसे हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा जी के अनुसार स्वयंभू जी को माना गया है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 37। आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 19 से अब तक जो है आधुनिक काल का समय माना जाता है।
जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग है। उसके बाद देख लेते हैं कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जी जो है रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे। उसके बाद और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है रामानंद जी के कितने शिष्य रहे हैं? तो रामानंद जी के 12 शिष्य थे, जिसमें कबीर, धन्ना, पीपा, रैदास ये सभी शामिल थे। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 40। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया? तो पद्मावत महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा लिखा गया अवधी भाषा में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद के प्रश्नों को भी हम भाग 2 के अंतर्गत करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 80 प्रश्नों की ये 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये PDF है। तो 40 प्रश्नों को हम जो है कर चुके हैं और जो बाद के हमारे जो 40 प्रश्न बचते हैं उनको हम जो है नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो आपको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।